जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की पहली जो खबर है वह है BPSC से संबंधित है। तो BPSC असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति में परीक्षा के रंजन किशोर टॉपर। तो दोस्तों, BPSC सहायक अभियंता का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जा चुका है। और यहाँ देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि असैनिक सिविल नियुक्ति परीक्षा 2017 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है। बक्सर के रंजन किशोर को पहला स्थान और झारखंड के अंकित कुमार को दूसरा व भागलपुर के राहुल राज को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 10 में 3 अभ्यर्थी यूपी व 1 झारखंड के निवासी हैं। 1257 पदों में 1240 पदों के लिए बुधवार को रिजल्ट प्रकाशित किया गया। दिव्यांगता के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं रहने के कारण 17 पदों पर चयन नहीं किया जा सका। और लिखित परीक्षा का रिजल्ट जो है 24 जनवरी 2021 को प्रकाशित करने के बाद 3107 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कि टॉप 10 के जो रिज़ल्ट आए उसमें 3 जो हैं यूपी के हैं, 1 झारखंड के हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रंजन किशोर बक्सर के हैं, अंकित कुमार यहाँ झारखंड के हैं, राहुल राज यहाँ भागलपुर, मनीष कुमार जो अररिया, सौरभ यादव यहाँ देख सकते हैं यूपी, और शुभम सिंह, आकाश सिंह ये यूपी से हैं, और बाकी जो लोग हैं वो बिहार से हैं। और ये सारे रिजल्ट जो हैं सिविल इंजीनियर के जारी किए गए हैं। अगली जो खबर है वह शिक्षक नियोजन से संबंधित है। तो शिक्षक नियोजन विषय के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या कम, काउंसिलिंग के पहले चरण में 40 से 50% पद रह गए खाली। तो यहाँ देख सकते हैं कि छठे चरण के प्राथमिक नियोजन में 5 से 12 जुलाई तक आयोजित काउंसिलिंग के पहले चरण में लगभग 26,000 पदों में 40% 10,231 पद रिक्त रह गए। 4,000 ऐसे भी पद रिक्त रह गए जहां विभिन्न वजह से काउंसिलिंग नहीं हो सकी है। इस तरह ऐसी नियोजन इकाइयां जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं भरे थे वहां कुल 30,000 पदों में प्रस्तावित काउंसिलिंग में केवल 15,836 पद ही भरे जा सके हैं। शिक्षा विभाग पद रिक्त हो जाने को लेकर खासा परेशान है। पद खाली रह जाने से सबसे बड़ी वजह आरक्षित कोटे के अधिकतर पद खाली रह रहे हैं। आरक्षित कोटे के योग्य अभ्यर्थी की संख्या पद के अनुपात में बेहद कम है। SC ST और आरक्षित वर्ग की दूसरी कोटियों के नाम मात्र के लिए आवेदक सामने आए हैं। दूसरी वजह यह भी है कि विषय के हिसाब से TET उतरन अभ्यर्थियों की संख्या कम होना। जानकारों का कहना है कि छठे चरण में आए करीब 1 लाख में 30% अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान और TET में जो है सामाजिक विज्ञान में TET हैं, और शेष विषय में TET धारकों की संख्या कमी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बताई जा रही है कि यहाँ पर पद जो खाली रहने का कारण जो है आरक्षित कोटों से सीटें नहीं मिल पा रही हैं। छात्र जो है जिस विषय में महारत जिनकी हासिल है वो उस विषय से TET पास नहीं है। और यहाँ देखिए B.Ed को तरजीह देने से आ रही है दिक्कत। रही सही कसर DLED धारकों के साथ B.Ed को तरजीह देने से हो गई है। इससे भी पद जो है भरने में दिक्कत आई है। दूसरा यह कि लड़कियों के इस बार मेरिट में अच्छा स्थान बनाने पर से वे अपने कोटे से परे सामान्य वर्ग के कोटे में ज़्यादा सेलेक्ट हो रही हैं। प्राइमरी शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार ने माना कि प्राथमिक और मध्य में TET उम्मीदवारों की संख्या कम रही है, इसकी वजह से सर्वाधिक पद खाली हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि अभ्यर्थियों की 1 से अधिक जगहों पर उम्मीदवारी। अभ्यर्थी कन्फ्यूज़न में है कि इस अभ्यर्थी कन्फ्यूज़न होने की स्थिति में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 1 से अधिक जगह उम्मीदवारी होने के कारण जो है छात्र पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो खुद कन्फ्यूज़न में है। और यहाँ देख सकते हैं कि 400 पंचायतों की काउंसलिंग, बाधा डालने वाले पर जनप्रतिनिधि व पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने छठे चरण के नियोजन के संदर्भ में ऐसे जनप्रतिनिधियों एवं नियोजन पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कसने के आदेश दिए हैं जिन्होंने हालिया काउंसलिंग के दौरान नियोजन प्रक्रिया में बाधा डाली है। इससे पहले बुधवार को उन्होंने रिपोर्ट दी कि प्रदेश की 400 से अधिक पंचायत नियोजन इकाइयों में कई प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों एवं खुद नियोजन पदाधिकारियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में बाधा डाली। सभी 400 पंचायतों में काउंसलिंग निरस्त कर दिया गया है और यहाँ काउंसलिंग दोबारा कराई जाएगी। तो यहाँ जो है बहुत ऐसे नियोजन इकाई थी जहाँ पर खुद जनप्रतिनिधि और खुद वहाँ के जो है नियोजन पदाधिकारी ने गड़बड़ी या उस तरह से जो है प्रभाव डाला, जिस कारण से यहाँ 400 से अधिक पंचायतों पर जो है काउंसलिंग निरस्त कर दी गई है और जो भी इस पर बाधा डाले हैं उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है दोस्तों, UPSC की 3 परीक्षाएं 16 से 18 तक।
तो यूपीएससी कंडक्ट अभी जो है परीक्षा करवाने के जुगाड़ में है कि कब जल्द से जल्द इसकी परीक्षा अच्छे से हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि यूपीएससी द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा एवं भारतीय अभियांत्रिक सेवा की 16 से 18 जुलाई तक होगी। 16 जुलाई से 18 जुलाई तक आर्थिक और सांख्यिकी सेवा की परीक्षा एक एक केंद्र पर 2 पालियों में, जबकि 18 जुलाई को इंजीनियरिंग सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 19 केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। कोई प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा ली जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र समाज समेत विभिन्न अधिकारियों संग बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 16 से 18 जुलाई तक भारतीय आर्थिक सेवा की परीक्षा आयोजन राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर केंद्र पर 2 पालियों में होगी, जिसमें 330 परीक्षार्थी भाग लेंगे। और यहाँ भारतीय सांख्यिकी सेवा का आयोजन महंत हनुमान शरण उच्च विद्यालय मैनपुरा केंद्र पर 16 से 18 जुलाई तक 2 पालियों में हो, जिसमें 271 परीक्षार्थी भाग लेंगे। 18 जुलाई को ही इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 2021 का आयोजन 19 केंद्रों पर 2 पालियों में होगा, जिसमें 8,158 परीक्षार्थी भाग लेंगे। तीनों परीक्षाओं के सफल और सुचारू संचालन के लिए गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में पुलिस होगी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, ताकि एग्ज़ाम सही हो सके। और कौन कौन सेंटर्स है, तो आप सेंटर्स यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के परीक्षा केंद्र ये हैं: राम मोहन से रॉय सेमिनरी खजांची रोड पटना कॉलेजिएट, सर गणेश दत्त पाटलिपुत्रा सेकेंडरी, कॉलेज ऑफ कॉमर्स बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वारका हाई स्कूल +2 मंदिरी, और यहाँ देखिए देवीपद चौधरी शहीद स्मारक मिलर, और कमला नेहरू सीनियर सेकेंडरी +2 गर्ल्स स्कूल। तो इस प्रकार से यहाँ सेंटर्स जो बनाए गए उसका डिटेल्स यहाँ दिया गया है। अगली खबर है जेई मेन 2021 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने जेई 2021 मेन 2021 के तीसरे सेशन के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2021 के अप्रैल सेशन 3 के पेपर 1 बी बीटेक एडमिट कार्ड परीक्षा पोर्टल जेई मेन nta.nic.in पर जारी किए गए हैं। एनटीए जेई मेन 2021 के तीसरे सेशन के लिए अभ्यर्थी अपना जेई मेन एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं। बताया जाता है कि एनटीए द्वारा जेई मेन के तीसरे चरण का आयोजन 20 से 25 जुलाई 2021 तक देश भर के निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर किया जाना है। कोरोना को लेकर एनटीए की ओर से अभ्यर्थियों को विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ जो परीक्षा है दोस्तों, यहाँ 20 से 25 जुलाई तक होनी है, जिसके लिए यहाँ एडमिट कार्ड को जारी किया जा चुका है। और यहाँ देखिए, कोरोना महामारी को देखते हुए एनटीए ने अप्रैल में और मई में लंबित चल रही परीक्षाओं क्रमशः तीसरे और चौथे चरण की परीक्षाओं को तारीखों का घोषणा हाल ही में की है। और जहां तीसरा चरण 20 से 25 जुलाई तक होना है, वहीं दूसरा चरण जो है और चौथा चरण 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होगी। और यहाँ देखिए, यूनिवर्सिटी में सुरक्षित परीक्षा कराने का बन रहा है ब्लूप्रिंट। कोविड महामारी के अंदेशों में कॉलेज और विश्वविद्यालय तो खुल गए हैं, लेकिन राज्य के विश्वविद्यालय के लिए सुरक्षित परीक्षा करा पाना संभव नहीं दिख रहा है। लिहाजा इस संदर्भ में सुरक्षित एग्जाम कराने की रणनीति बनाई जा रही है। इस संदर्भ में राज्य सरकार की तरफ से एकेडमिक कमेटी की गुरुवार को बैठक हुई। दरअसल प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लंबित परीक्षा कराना चुनौतीपूर्ण बन गया है। इस दिशा में शिक्षा विभाग और राजभवन और विश्वविद्यालयों में निर्णय लेना है। फिलहाल इस संदर्भ में बुधवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस सितंबर से पहले लंबित परीक्षाएं शुरू होने की संभावना कम है। सरकार महामारी के बीच सबसे सुरक्षित परीक्षा आयोजित कराने के तरीकों पर काम कर रहा है। तो सितंबर से पहले जो है यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम नहीं होने के आसार दिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री ने खुद यहाँ ट्वीट करके बताया है कि सितंबर से पहले जो लंबित परीक्षाएं हैं वह अभी होने की संभावना कम है और अगस्त तक स्थिति हो सकती है सामान्य। तो शिक्षा मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक स्थिति सामान्य हो सकती है और कहा कि स्थिति बेहतर होती है तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति दी जा सकती है। मंत्री ने युवा विद्यार्थियों से कहा कि जल्द वे टीका लगवा लें ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना हो। कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रावासों को फिर से खोलने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मामला सरकार के विचार में है और इस पर जल्द ही निर्णय हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ छात्रावास को खोलने की भी बात कही गई है, तो इस पर इन्होंने कहा कि जल्द ही जल्द निर्णय लेगा। तो आशा करते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जल्द से जल्द जो परीक्षाएं लंबित हैं यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे छात्रों का, उनकी परीक्षाएं जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराएं ताकि उनके अगले सेशन में लेट ना हो। और यहाँ पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की बात करें तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में एडमिशन्स जो है अभी चालू हो चुकी हैं।
अगली खबर है दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़ाकर 28% बढ़ाया गया। 48 लाख कर्मियों व 65 लाख पेंशनर्स को होगा तोहफा। दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ यहाँ देखिए नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए, जिन्होंने इस फैसले पर मुहर लगाई है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत यानी डीआर को 1 जुलाई 2021 से फिर बहाल करने का फैसला किया है। इसके साथ महंगाई भत्ते की दर को 17% से 28% तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 11% की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले की अपनी मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस कदम से 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। डीए और डीआर की बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने इस कदम को अगस्त महीने से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है दोस्तों। यहाँ पर जो भी सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, वह उन्हें जो है 17% डीए से बढ़ाकर सीधे 28% बढ़ाया गया है। तो कोविड प्रोटोकॉल के दौरान जो है डीए में दिक्कत आ रही थी, जो अब इसे 11% तक बढ़ाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।